First, in today's class, what I have today, I will cover the remaining poets of romantic age. और उसमें एक poet है सैमुअल टेलर कॉलरिज, और he was born in 1772, died in 1834. He was the you can say bosom friend of William Wordsworth, and he worked with William Wordsworth. He worked with William Wordsworth. और सैमुअल टेलर कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का एक जॉइंटली वर्क आता है जिसका नाम है लिरिकल बैलेट। ये आप सबको पता है, 1798 में उसका पहला वॉल्यूम आता है जिसमें 23 पोएम्स है, और उसमें से जो है 4 जो है कॉलरिज ने लिखा था, 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और कॉलरिज का जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है पोयम की शुरुआत, मतलब उसमें 23 पोयम में से पहली जो पोयम है वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। और जो आपका उसका जो क्लोजिंग है वो टिंटन अबे से होता है। तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि सैमुअल टेलर कॉलरिज a well-known romantic poet. Samuel Taylor Coleridge, a well-known romantic poet. He was born in 1772, died in 1834. और जो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे वो वर्ड्सवर्थ के बोसम फ्रेंड थे, और उनसे ज्यादा अच्छी दोस्ती किसके साथ थी? चार्ल्स लैम के साथ, जिसको हम लोग प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहते हैं। एंड Coleridge worked with Wordsworth, and they have a you will come to know कि उनका जो वर्क है जॉइंटली वर्क है दैट वाज लिरिकल बैलेट। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेट केम इन 1798 जिसमें 23 पोएम्स था, 19 वर्ड्सवर्थ ने, 4 कॉलरिज ने लिखा था। पोएम का में जो पहला पोएम है वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो लास्ट पोएम है वो टिंटन अबी। और इसके अलावा वी ऑल नो कि वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, सैमुअल टेलर कॉलेज। एंड उनका जो स्कूलिंग हुआ वो क्राइस्ट हॉस्पिटल से हुआ है, लंदन। एंड यू विल कम टू नो ही वाज आल्सो अ वेल नोन क्रिटिक ऑफ रोमांटिक एज। उनको रोमांटिक एज का एक अच्छा क्रिटिक के रूप में भी जाना जाता है। कार्लाइल ने उनको कहा है कि अ किंग ऑफ मेन होते। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु एड्रेस्ड हिम अ किंग ऑफ मेन। कार्लाइल ने उनको किंग ऑफ मेन के रूप में कहा है। और जब भी आप सैमुअल टेलर कॉलेज को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि वो एक ओपियम ईटर थे। कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ही वॉज एन ओपियम ईटर, अफीम का सेवन करते थे और अनकॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाते थे। तो एक पॉइंट था कि ही वॉज एन ओपियम ईटर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि उसके अलावा सैमुअल टेलर कॉलेज ओपियम ईटिंग, ओपियम ईटर के अलावा एक चीज ये था कि उनको उनका एक कॉन्सेप्ट है, वो है कि फैंसी एंड इमेजिनेशन। फैंसी एंड इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट उनका बहुत स्ट्रांग है। एक और उनका पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो सिंपल सा पूछा गया कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये चीज उनका रहा है। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उनका एक किताब है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो एक क्रिटिकल बुक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये उनका किताब है जो 1817 ईस्वी में आती है, 1817 ईस्वी में। इसी में उन्होंने फैंसी, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन दो तरह का, प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरह की बातें उन्होंने किया हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो कॉलरिज हैं उनसे रिलेटेड एक और चीजें आती है कि ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री? सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। Supernatural concept of poetry was given by whom? Supernatural concept of poetry was given by this man. Then you see कि उनका एक और पॉइंट आता है जो आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने वर्ड्सवर्थ का जो कॉन्सेप्ट था पोएटिक डिक्शन का, वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट जो पोएटिक डिक्शन था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ही क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट था पोएटिक डिक्शन का, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो
चार पांच चीजें, जैसे वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उनको ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, और उनको एक ओपीएम ईटर के रूप में देखा जाता है, वो हमेशा अनकॉन्शियस लेवल पे रहते थे। और उनका जो पोयम है उसमें जो है यू फाइंड की एक एक समथिंग स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अनकॉन्शियसनेस में जाके उनका क्रिएटिविटी होता है। एंड देन यू कम टू नो कि बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जो उससे जुड़ी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या उनके वर्क हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला उनकी एक पोयम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये आपको ध्यान में रखना है। लिरिकल बैलड को लेके मैं बात कर चुका हूँ। मैंने आपसे बात किया कुबला खान को लेकर के कि कुबला खान इज द फ्रैगमेंट पॉइंटिंग, मीन्स ये सब उनके पोयम है, कुबला खान वगैरह। कुबला खान एक पोयम है, क्रिस्टेबल उनका पोयम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर उनका पोयम है, लिरिकल बैलड उनका पोयम है। इसके अलावा उनके कुछ और भी पोयम्स रहे, जैसे ओड टू फ्रांस है, यूथ एंड एज है, डिजेक्शन है, लव पोयम्स है, फियर्स इन सॉलिट्यूड है, रिलीजियस म्यूजिंग्स है। दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। एंड कॉलरिज ने एक तरह से उन्होंने जो है क्या किया था, एक जर्नल से भी जुड़े, एक न्यूज़पेपर से भी जुड़े थे जिसका नाम था द फ्रेंड। उन्होंने एक ट्रेजिडी लिखा, ये पूछा जा चुका, रिमोर्स। रिमोर्स एक ट्रेजिडी का नाम था, REMORS। सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन हु हैज रिटन दिस ट्रेजिडी, रिमोर्स कॉलरिज का है। बाकी आपको जो है और क्या ध्यान में रखना है कि कॉलेज कहते क्या कहते, कॉलेज सेज पोइट्री हैज बीन टू मी इट्स ओन एक्सीडिंग ग्रेट रिवार्ड, इट हैज सूट माय अफेक्शन, इट हैज मल्टीप्लाइड एंड रिफाइंड माय एंजॉयमेंट्स, इट हैज endeared solitude and it has given me the beautiful in all that meets and surround me। तो उन्होंने पोइट्री को लेकर के काफी तारीफ किया, जो यहाँ पे कोटेशन आप देख रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पोइट्री हैज बीन टू मी इट्स ओन एक्सेडिंग ग्रेट रिवार्ड। पोइट्री अपने में एक रिवार्ड है, और यह मेरे अफेक्शन को जो है क्या करता है, मेरे अफेक्शन जो 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 अफेक्शन है मुझ में, वह इसको और बढ़ाता है। इट हैज मल्टीप्लाइड एंड रिफाइंड माई एंजॉयमेंट, मेरी खुशियों को इसने रिफाइन किया, तरोताजा किया। इट हैज एंडेड सॉलिट्यूड, और इसने मेरे अंदर एक सॉलिट्यूड को जन्म दिया है, और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें जो मेरे चारों तरफ है उनको और ब्यूटीफुल बनाता है। तो ये चीज, लैम्ब जो थे उनके बोसम फ्रेंड थे, और उन्हीं के साथ स्टडी स्कूल में करते थे, लेकिन लैम्ब गरीब परिवार से थे। लैम्ब उनके बारे में कहते हैं कि एन आर्च एंजिल अ लिटिल डैमेज्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एन आर्च एंजिल अ लिटिल डैमेज्ड। बाकी आप ये देखते हैं, अ डे ड्रीम, द डेविल्स थॉट, द सुसाइड्स आर्गुमेंट, द वेंडिंग्स ऑफ केनिन आर, ये पोयम्स है उनका। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोयम है जो आपको तीन ध्यान में रखना है, कुबला खान, क्रिस्टेबल, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, लिरिकल बैलाड, ओड टू फ्रांस, यूथ एंड एज, डिजेक्शन, रिलीजियस म्यूजिंग, फियर इन सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट है, और रिमोर्स उनका जो है ट्रेजिडी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द वर्जिन्स क्रैडल हिम इज द वर्जन ऑफ स्किलर्स वालेंस्टीन। और कॉलेज का कुछ प्रोज वर्क है, प्रोज वर्क में उनका बायोग्राफिया लिटरेरिया है, स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ, ओपिनियंस है, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ये पूछा जा चुका है, एड्स टू रिफ्लेक्शन, ये चीजें रही हैं जो कॉलेज से रिलेटेड रही है। फिर अब रॉबर्ट साउदे वगैरह आए हुए, अभी रॉबर्ट साउदे पे बात नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू ओनली रिवाइज विथ मी कि कॉलेज के बारे में मैंने क्या क्या बताया। कॉलेज का जन्म कब हुआ है? 72। 1972 में। उनकी डेथ कब हुई है? 1834। कॉलेज किसके बोसम फ्रेंड थे? विलियम हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब। अगर दोनों ऑप्शन आ जाता है तब क्या लगाएंगे? चार्ल्स लैम्ब। अगर दोनों ऑप्शन आ रहता है आपके पास तो आपको चार्ल्स लैम्ब के साथ जाना है। जो उनका बोसम फ्रेंड थे वो चार्ल्स लैम्ब के थे, जितना क्लोजनेस चार्ल्स लैम्ब से थे
नहीं था। वर्ड्सवर्थ से उनके वर्क को लेकर के अंडरस्टैंडिंग थी, वर्ड्सवर्थ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी वर्क को लेकर के। लेकिन जो फ्रेंडशिप रही है, जो क्लोजनेस रहा है, वो जो है चार्ल्स लैम्ब के साथ। चार्ल्स लैम्ब गरीब परिवार से थे, जब दोनों लोग, और बचपन की दोस्ती थी, जब दोनों लोग स्कूल में से पढ़ते थे तो इनकी बुआ इनको खाना लेके जाती थी, तो ये जो है क्या करते थे, चुपके से रोटी बचा करके रखे रहते थे और चार्ल्स लैम्ब को देते थे, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब भूखे रहते थे। तो जो भी खाना आता था वो चार्ल्स लैम्ब को उसमें जरूर शेयर करते थे। तो इस तरह की दोस्ती थी। जो बोजम फ्रेंड है वो चार्ल्स लैम्ब हुए, लेकिन वर्क को लेकर के अंडरस्टैंडिंग, थॉट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग वो वर्ड्सवर्थ से भी रहा है। जो इनका लिरिकल बैलाड है, जॉइंटली वर्क है, जो 1798 में आता है, इसमें जो है कॉलरिज की कौन सी पोयम पहली पोयम थी, मतलब 23 पोयम्स तो रही है, उनमें से कॉलेज की पोयम से शुरुआत होती है, उसका नाम क्या है? Rhyme of the Ancient Mariner. द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना। और इसके अलावा उसका क्लोजिंग जो है वर्ड्सवर्थ की किस पोयम से होता है? Clinton Avis. टिंटन अबे ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है? Dramatic lyric. ड्रामेटिक लिरिक है। टिंटन अबे ब्लैंक वर्स में लिखी गई, हीरोइक कपलेट में? सर ब्लैंक वर्स। टिंटन अबे एक जगह का नाम है, वहां से कौन सी नदी गुजरी हुई है? सर By नदी सर, by river. टिंटन अबे में वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस बहन का जिक्र किया है? सर डोरोथी डोरोथी वर्ड्सवर्थ का. डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जिक्र किया है। टिंटन अबे जो पोयम है उसमें एक वर्ड आया है सिल्वन वाई। सिल्वन से क्या मतलब है? SYLVAN। वाई से पहले वर्ड सिल्वन आया। व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वन? सिल्वन मीन्स पेरिस। उस दिन भी मैंने बताया था, ऐसी नदी जहां परियां निवास करती है। इसके अलावा जो है वर्ड्सवर्थ जो टिंटन अबे पहली बार कब विजिट किए थे? सर 1793। दोबारा कब विजिट करते हैं? 1793 पहली बार दोबारा कब विजिट करते हैं? 1798 कितने साल का गैप होता है? 5 ईयर का सर। सर 5 इयर्स। ठीक। अब उसके बाद जो है आपने देखा कि कॉलरिज 1772 पैदा हुए, 1834 में कॉलरिज की मौत हो जाती है। कॉलरिज का जो बोजम फ्रेंड है चार्ल्स लैम्ब है, और अंडरस्टैंडिंग उनकी वर्क को लेकर के वर्ड्सवर्थ से रही है तमाम चीजें। किस पोएट को ओपियम ईटर कहा जाता है? सर कॉलरिज। किस पोएट ने वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन की आलोचना किया है? सर कॉलरिज। एसटी कॉलेज। किसने जो है कॉन्सेप्ट दिया है फैंसी और इमेजिनेशन का? सर कॉलरिज। उसका वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया। सर बायोग्राफिया लिटरेरिया कब आई है? 1817। 1817 में। और किसने कहा कि इमेजिनेशन दो तरह से होता है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन? कॉलेज ने कहा है। किसने कहा कि प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब जो है इमेजिनेशन ऑफ कॉमन मैन, और सेकेंडरी इमेजिनेशन का मतलब इमेजिनेशन ऑफ पोएट? एसटी कॉलेज ने कहा है। किसने कहा है कि फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज? सर कॉलरिज ने। कॉलेज ने फैंसी जो शब्द आया हुआ है इसके लिए उन्होंने फिक्सिटीज FIXITIES एंड डेफिनिटीज DEFINITIS, फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, ये लर्न कर लीजिएगा। फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। इट वाज सेड बाय हिम, इट वाज सेड बाय कॉलेज। और इमेजिनेशन के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि इमेजिनेशन मीन्स इट डिसॉल्व, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। जो इमेजिनेशन है क्या करता है, एक शब्द है डिसॉल्व, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स।
इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। ये क्या है, कॉलरिज का है, किसको लेकर के है, इमेजिनेशन को लेकर के, कि जो इमेजिनेशन है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप इमेजिन करते हो वो पहले मिक्सअप हो जाता है, डिसॉल्व माने मिक्सअप, उसका पहले का अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर एकदम से डिफ्यूज हो जाता है, फिर एक नए अवतार में आता है। इट डिसॉल्व, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। आई थिंक यू गॉट इट। Yes, sir. Yes, तो sir. आई जस्ट वांट टू नो कि उन्होंने, कॉलरिज ने किसके लिए कहा है कि इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, फैंसी या इमेजिनेशन के लिए? Imagination. सर इमेजिनेशन। इसके लिए उन्होंने कहा कि फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, वो फिक्स होता है और डेफिनिट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सर फैंसी Fancy. Fancy. फैंसी, ठीक है, ठीक। कॉलेज का एजुकेशन किस स्कूल से हुआ था? Christ. चैरिटी स्कूल ऑफ क्राइस्ट The हॉस्पिटल, Charity School of Christ Christ Hospital. Hospital. या Christ. चैरिटी स्कूल ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल या क्राइस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। और यहीं पे जो है वो भी थे, क्या नाम है, चार्ल्स लैम्ब भी थे। किसने Charles Lamb. किसने कॉलेज को कहा है कि अ किंग ऑफ मेन? सर कार्लाइल ने। Carlyle. थॉमस कार्लाइल। कार्लाइल ने उनको अ किंग ऑफ मेन कहा है, ठीक है। कॉलेज जो किस न्यूज़पेपर से जुड़े थे? सर द फ्रेंड्स। द फ्रेंड न्यूज़पेपर से जुड़े। रिमोट्स कॉलेज का कैसा वर्क है, नॉवेल है कि ड्रामा है? सर ट्रेजेडी ड्रामा। Tragedy. सर ट्रेजेडी है। प्ले है सर, प्ले। ट्रेजेडी है, ड्रामा है, ये याद किए रहिएगा। कि कौन सा Tragedy. पोएट ये कहता है, कि कौन सा पोएट ये है जो कहता है कि पोइट्री हैज बीन टू मी इट्स ओन exceeding great reward, it has soothed my affection, it has multiplied and refined my enjoyment. Coleridge. ST S.T. Coleridge। Coleridge. एस.टी. कॉलेज कहते हैं। किस प्रोज राइटर ने कॉलेज के लिए कहा एन आर्च एंजिल अ लिटिल डैमेज्ड? सर चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लेम ने। चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे देवता थे जो आर्च एंजिल थे, जो सर्वोच्च देवता थे, अ लिटिल डैमेज, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी थी। कुबला खान क्या है उनका? Sir, poem. इसमें उन्होंने ड्रीम पिक्चर का जिक्र किया हुआ है और इसका जो सेटिंग है वो अक्टूबर में है, अक्टूबर मंथ को लेकर के है। और ये पोयम कभी फिनिश नहीं हो पाई, मतलब कभी कंप्लीट नहीं हो पाई, Incomplete, yes. इनकम्प्लीट पोयम है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। क्रिस्टेबल जो पोयम है ये भी फ्रैगमेंट पोयम है और यह स्टोरी जो है क्या है कि एक प्योर यंग गर्ल के बारे में है, हु फेल अंडर द स्पेल ऑफ अ सॉर्सरर, जो एक जादूगर की जो है उसमें आ जाती है बहकावे में, और इन द शेप ऑफ द वुमन जीराल्डाइन, और वह जादूगर एक औरत का रूप लेकर के आती है जो उसका नाम क्या है, जीराल्डाइन है। तो ये चाहे क्रिस्टेबल हो, चाहे आपका जो है कुबला खान हो, एक फ्रैगमेंट है और इसमें उनका जो है ओपीएम ईटिंग का असर देखने को मिलता है, और कुबला खान तो उनका इनकम्प्लीट वर्क रहा है। अगर कभी ये पोयम क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पोयम में ये दिखाया गया कि एक प्योर यंग गर्ल जो है एक जादूगर के जादू में फंस जाती है और वह जादूगर एक वुमन का रूप धारण करता है जिसका नाम जीराल्डाइन है, तो यू कैन जस्ट से राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर उनका बहुत ही बेहतरीन पोयम है। व्हेन आई वाज इन बीए थर्ड ईयर इट वाज इन सिलेबस, बहुत ही अच्छी पोयम है। और फियर्स इन सॉलिट्यूड किसका पोयम है? Sir, Coleridge. कॉलेज का। ओड टू फ्रांस किसका पोयम है? सर कॉलेज का। Sir, Coleridge. यूथ एंड एज किसका पोयम है? Coleridge. कॉलेज का। कॉलेज का सर। रिजेक्शन किसकी पोयम है? कॉलेज का। रिलीजियस म्यूजिंग्स? ये भी कॉलेज का। कॉलेज का सर। अच्छा, ठीक है।
उसके अलावा उनका पोयम वर्क विदाउट होप है, हिम्न बिफोर सनराइज, द वेल ऑफ केमॉइस, द वर्जिन्स क्रैडल हिम्न, ये भी उनका जो है पोयम है, द वर्जिन्स क्रैडल। बायोग्राफिया लिटरेरिया, और इसी बायोग्राफिया लिटरेरिया का दूसरा नाम है स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन। इसका सब टाइटल भी आपको ध्यान में रखना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया आर स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन 1817। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1849 में आया हुआ है। तो लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर यह एक क्रिटिकल एसे है 1849 में। किसका एसे है? कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया का सब टाइटल क्या है? Sketches of my literary life and opinions. स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन। एड्स टू रिफ्लेक्शन क्या है? ये भी क्रिटिकल एसे 1825 में आया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो टीजीटी पीजीटी के लिहाज से जो हो सकता है वो आपने कवर कर लिया है। फिर उसके बाद है, अगर आप देखेंगे रॉबर्ट साउदे हैं। रॉबर्ट साउदे लेक पोएट्स या ओल्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स में रहे हैं। रॉबर्ट साउदे का जन्म 1774 में हुआ है, 1843 में इनकी मौत हुई है। इनका जो सबसे फेमस पोयम है थालाबा करके है। उसके अलावा द कर्स ऑफ काहिमा है, रॉड्रिक है, लाइफ ऑफ नेल्सन है, लाइफ ऑफ ब्रिटिश है। ये कुछ भी नहीं, आपके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक नजर में आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट जो चीज है कि उनको लाउरिएट पोएट बनाया गया था 1813 में, और लाउरिएटशिप उनके हाथ से निकलती 1843 में उनके मरने के बाद। उनके मरने के बाद डब्ल्यू को लाउरिएट पोएट बनाया गया। बस ये पॉइंट लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उनको लाउरिएट पोएट कब बनाया गया था रॉबर्ट साउदे को? 13 में। कब उनकी डेथ होती है? 1843। उसके बाद किसको बनाया जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ कब तक रहते हैं? 1850 तक। 1850 तक। 1850 तक। उसके बाद किसको बनाया जाता है? टेनिसन। ठीक है। का जो ये वर्क है कि रॉड्रिक अ टेल ऑफ लॉर्ड्स, एक नेट पे पूछा जा चुका है। उसके बाद आप देखते हैं वाल्टर स्कॉट को। वाल्टर स्कॉट ये भी अपने में एक काफी फेमस है, और इनका जो है जो एक टीजीटी के लिहाज से जो वर्क है वो है मिनिस्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर। ये जो है फेमस है, मिनिस्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर। ये वॉल्यूम में आया हुआ, 3 वॉल्यूम में, और एक कलेक्शन ऑफ बैलड है। तो जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री उसके लिहाज से फेमस है। तो इफ एनीवन आस्क यू या इफ एनीवन से कि व्हाट इज दिस स्कॉटिश बॉर्डर, स्कॉटिश बॉर्डर इज अ कलेक्शन ऑफ बैलड जो 3 वॉल्यूम में आया हुआ, और किसका है? वॉल्टर स्कॉट का है। मार्मिया 1808 में, द लेडी, और एक और ये भी फेमस है, द लेडी ऑफ द लेक, ये भी पूछा जा चुका है। ये उनका रिमार्केबल वर्क है। और बाकी वाल्टर स्कॉट जो फेमस है किसके लिए? वो जो है हिस्टोरिकल नावल के लिए फेमस है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, सबके लिए। कौन कौन सा नावल है उनका? वेवरली हिस्टोरिकल नावल है, गाई मैनरिंग, द एंटीक्वेरी, ब्लैक ड्वार्फ ओल्ड मॉर्टेलिटी, रॉय एंड द हार्ट ऑफ मिलोथीरिया। उसके अलावा टेल ऑफ अ ग्रैंडफादर, यहाँ पे इवानहो ओल्ड मॉर्टेलिटी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इफ आई टॉक अबाउट वाल्टर स्कॉट, तो वाल्टर स्कॉट पोएट भी रहे हैं और हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट रहे हैं। जो उनके इम्पोर्टेंट नावल हैं उनमें से एक वेवरली करके उनका एक हिस्टोरिकल नावल है जो 1814 ईस्वी में आया। उनका पहला नावल रहा, मतलब पहला नावल ऐसा जिसने उनको नेम और फेम लाया। और मैं जानना चाहता हूँ कि गाई मैनरिंग किसका नावल है? GUY, गाई मैनरिंग। ये भी हिस्टोरिकल नावल है, MANNERING। वाल्टर स्कॉट का सर। वाल्टर स्कॉट का। द एंटीक्वेरी किसका है? वाल्टर स्कॉट। ब्लैक ड्वार्फ ओल्ड मॉर्टेलिटी, वाल्टर स्कॉट।
वाल्टर स्कॉट का है। ब्लैक डॉट फोल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है। इवान्हो किसका है? Sir, Walter Scott. वाल्टर स्कॉट का है। तलिस्मा भी उनका है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उनका एक कलेक्शन ऑफ बैलेट था, वो कलेक्शन ऑफ बैलेट का क्या नाम? Scottish Border. मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द Scottish स्कॉटिश border. बॉर्डर। Minstrel of the Scottish Border. हाँ, मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर। और एक उनका वर्क है द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल। द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन 1805 में आई हुई। मार्मिया द लेडी ऑफ द लेक, ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें उनका कलेक्शन ऑफ द जो बैलड है मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर जो 3 वॉल्यूम में आया हुआ है। ऑल दीस थिंग्स यू सी, ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल। तलिस्मा है, इवान्हो है, ओल्ड मॉर्टेलिटी है, वेवरली है, गाई मैनरिंग है, द एंटीक्वेरी है, ऑल दीस थिंग्स यू सी। उसके बाद जॉर्ज गार्डन लॉर्ड बायरन। 1788 में जन्म हुआ, 1824 में मौत हुई है। और ये जो है इन्होंने लिखा था हार्ट्स ऑफ इडलनेस, उनका है। इसके अलावा वो कई जो है उनके वर्क जो है कई बहुत सारे जर्नल से भी जुड़े हुए थे। एडिनबरा रिव्यू था, इंग्लिश पार्ट्स था। दिस थिंग्स यू सी। स्कॉच रिव्यूअर रहा है उनका। एंड पोप का जो डंसियार्ड वर्क है उसको भी लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। एक उनका फेमस कोटेशन है, वो ये है कि माई डेज आर इन येलो लीफ, द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ लव आर गॉन। यानी जो मेरे दिन हैं अब वो पीली पत्तियों के समान हो गए हैं, जो मेरे जीवन के फूल और फल थे वो जा चुके हैं। द वॉर्म, द कैंकर एंड द ग्रीफ आर माइन एलोन। अब मेरे अपने तो ये उनका एक है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको अपने जीवन में जो दर्द है उसका एहसास है, वो चीजें रहा है। चाइल्ड पिलग्रिम्स हेरोल्ड पिलग्रिमेज उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि मैं सो रहा था और एक रात में जगह, मैंने अपने आप को फेमस पाया। ये उनका कोटेशन है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई अवोक वन मॉर्निंग टू फाइंड माई सेल्फ फेमस। यहाँ पर ये इसी वर्ड के बाद चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज के बाद ही ये चीज आई हुई है। दूसरा एक उनका है कि आई हैव सिंप्लीफाइड माई पॉलिटिक्स टू एन अटर डिटेस्टेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जितना भी गवर्नमेंट वगैरह था वो किसी को मानते नहीं थे, उसको लेकर के जो है बायरन सेड कि अ पोएट इज अ मोर बैबलर। उन्होंने कहा कि पोएट एक बैबलर जैसा होता है, मोर बैबलर होता है। मैनफ्रेड उनका जो है वर्क है एक ड्रामेटिक वर्क है। और मेजप्पा द प्रिजनर ऑफ चिलॉन एंड चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ये उनका वर्क रहा है। कुल मिलाकर के अगर आप इनको यहाँ से देखेंगे तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो है ओल्ड जनरेशन में नहीं आते हैं, ये यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स हैं, जो कि लॉर्ड बायरन, पीबी शेली और जॉन कीट्स वाली कैटेगरी है, उसमें आते हैं। और इसमें जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा चीज ध्यान में रखना है, वो ये चीज ध्यान में रखना है कि वो जो है एक ऐसे पोएट थे जिसमें रिवोल्यूशनरी थॉट था। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज उनका बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। और इसको लेकर उन्होंने लिखा कि आई अवोक वन मॉर्निंग, एक सुबह मैं जागा, फाइंड माई सेल्फ फेमस, और मैं अपने आप को प्रसिद्धि के, एक तरह से कहा जाए कि मैं अपने आप को बहुत प्रसिद्धि मैंने देखा या मैंने पाया कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। ये इनका जो है स्टेटमेंट है जो इसी वर्ग को लिया गया है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि माई डेज आर इन येलो लीव, जो मेरे दिन है अब वो जो सूखी पत्तियों के समान है, जो मेरे फ्लावर है, फ्रूट्स है मेरे जीवन के, वो जा चुके हैं, मतलब अच्छे दिन जा चुके हैं। द वार्म, द कैंकर एंड द ग्रीफ आर माइन एलोन, और मेरे जीवन में केवल अब कीट पतंगे और दुख ही दुख रह गए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था पोएट इज अ मोर बैबलर, पोएट जो है बहुत ज्यादा बैबलिंग का काम करता है, ज्यादा स्पीकिंग का होता है। और इसके अलावा जो है मेसप्पा मैंने बताया, द प्रिजनर ऑफ सीलोन एंड चाइल्ड हेल्ड्रॉन पिलग्रिमेज, ये सब उनके वर्क रहे हैं। तो ये आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, न कॉलेज ही सिलेबस में थे, लेकिन इतना ज्यादा तो है, थोड़ा सा आपको ये बता दिया गया कि ये सब फेमस चीजें जो उनसे रिलेटेड है पूछी जाती है। बायरन को लेकर के बात किया है, अगर आपको याद होगा उनका मैथ्यू और नॉल ने मेमोरियल वर्सेस में, जब वो तीन पोएट की तुलना करते हैं वर्ड्सवर्थ, बायरन एंड गेटे को लेकर के, वहां पे उन्होंने बात किया हुआ है। तो वी हैव डन दिस, ये चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने बायरन को लेके बात किया, आज की क्लास में हमने जो है बात किया उनको वाल्टर स्कॉट को लेके बात किया गया, रॉबर्ट सादे को लेकर के बात किया गया, और एस.टी. कॉलरिज को। तो in this way we have done most probably we will meet day after tomorrow.